हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए मुकेश शर्मा और आज के इस जीएसटी की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करूंगा डिस्कस जीएसटी के प्रोविजंस रिलेटिंग टू ओशियन फ्रेट। ओशियन फ्रेट क्या होता है फ्रेंड्स? जब भी कोई एक पर्सन बाहर की कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करता है तो मेनली वो गुड्स शिपिंग कंपनीज के थ्रू आते हैं एक वेसल के अंदर, एक शिप के अंदर, और उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बदले में हमें फ्रेट की पेमेंट करनी होती है। तो देयर आर टू प्रोसीजर्स। नंबर वन, एफओबी ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर इंपोर्टर खुद शिपिंग कंपनी से बात करता है, खुद वो डायरेक्टली इनवॉइस अपने नाम पे रिसीव करता है और फ्रेट की पेमेंट भी खुद ही शिपिंग कंपनी को करता है। वो शिपिंग कंपनी इंडियन कंपनी भी हो सकती है या ओवरसीज कंपनी भी हो सकती है। एक अदर वे है जिसमें CIF ट्रांजैक्शन होती हैं, जिसमें कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट के बेसिस पे सीधा ही जिस पर्सन से इंपोर्टर गुड्स खरीद रहा है वही ओवरसीज सप्लायर कंसोलिडेटेड इनवॉइस दे देता है। उसके अंदर जनरली वो बाइफर्केशन नहीं देता कि कितना गुड्स है, कितनी इंश्योरेंस है, कितना फ्रेट है, और जो इंपोर्टर है उसे फ्रेट के बारे में नहीं पता होता। तो जब कभी भी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो CIF के बेसिस पर है, उस ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जो सप्लायर है जिसने गुड्स इंडिया में भेजे हैं वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, दैट मीन्स इंडिया के बाहर है, और इंपोर्टर तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ही है, और जिस शिपिंग कंपनी से वो हेल्प लेता है सप्लायर वो भी जनरली इंडिया के बाहर होती है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। तो इस वाले ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ने अपनी IGST की जो नोटिफिकेशन है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी है सर्विसेज के ऊपर, उसके अंदर रिवर्स चार्ज के अंदर रखा हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सीज हुई और बात हाई कोर्ट तक पहुंची। हाई कोर्ट के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट पास हुई गुजरात हाई कोर्ट में, और उस केस के अंदर जो लीडिंग एप्लीकेंट था, रिट एप्लीकेंट, वो था मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की लैंडमार्क जजमेंट, जिसने हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया 23 जनवरी 2020 को। फ्रेंड्स, इस जजमेंट में क्या फाइनल डिसीज़न कोर्ट ने लिया उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि क्या फैक्ट्स के केसेस हुए थे और किन फैक्ट्स के बेसिस पर कोर्ट तक ये बात पहुंची और क्या जजमेंट हुई। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं सिर्फ उस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं जिसमें इंपोर्टर सिर्फ बेसिस पर CIF, जिसमें कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों चीज़ें ओवरसीज सप्लायर चार्ज करता है कंसोलिडेटेड प्राइस के ऊपर, और इंपोर्टर उसको पेमेंट करता है। तो आप देखें जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा बॉक्स है जिसमें है ओवरसीज सप्लायर जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं शिपिंग कंपनी, वो भी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, और नीचे है इंपोर्टर जो पिंक कलर के बॉक्स में है, इंपोर्टर लोकेटेड इन इंडिया। अब इस ट्रांजैक्शन की कैसे मैपिंग हुई? इंपोर्टर ने ओवरसीज सप्लायर से कांटेक्ट करा कि भाई मुझे ये गुड्स चाहिए, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइन हुआ, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई। ओवरसीज सप्लायर ने कहा ठीक है, मैं आपके पास इंडिया में गुड्स भिजवाता हूँ, और गुड्स भिजवाने के लिए ओवरसीज सप्लायर ने एक ऐसे शिपिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करा जो ऑलरेडी इंडिया के बाहर ही लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो शिपिंग कंपनी है उसका इंपोर्टर से कोई भी लेना देना नहीं है। शिपिंग कंपनी को हायर करा ओवरसीज सप्लायर ने, शिपिंग कंपनी ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी ओवरसीज सप्लायर को, और शिपिंग कंपनी ने ही अपने उस फ्रेट का इनवॉइस ओवरसीज सप्लायर पे ही रेज करा। ओवरसीज सप्लायर ने गुड्स एक्सपोर्ट करे, और एक्सपोर्ट करके वो इंडिया कस्टम्स पे पहुँचे, और वहाँ पे इंपोर्टर ने वो गुड्स अपने छुड़वाए, बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, और सिर्फ बेसिस पर वो इनवॉइस जनरेट करा। जैसा कि आप सबसे नीचे बॉटम लाइन पे देख रहे हैं, CIF स्टैंड्स फॉर सम ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो ये ट्रांजैक्शन मैपिंग थी। इस ट्रांजैक्शन में डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे? डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस हैं IGST के अंदर, बिकॉज ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स करने के बाद जो हमारे इंटर स्टेट सप्लाई के प्रोविजंस IGST के अंदर दिए हुए हैं वो वाले यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे IGST लगता है।
तो इसलिए आईजीएसटी की रेट नोटिफिकेशन में हमें जाना है। तो आईजीएसटी के लिए जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 5 है ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ये बताता है कि किस तरह से हमें रेट्स अप्लाई करने हैं और किस वैल्यू के ऊपर करने हैं। तो इसी सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 के अंदर जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक रेट नोटिफिकेशन इशू की गई, नोटिफिकेशन नंबर 08/2017। ये इंटीग्रेटेड टैक्स रेट के अंदर इशू की गई और इसके अंदर जो सीरियल नंबर 9 है अंदर 5% रेट डिटरमाइन किया गया। इसके अंदर बताया गया कि अगर कोई पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और वो गुड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज बाय वेसल इंडिया में पहुंचाता है और इंपोर्टर इंडिया के अंदर है, तो 5% जीएसटी का रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब क्योंकि जैसा पिछले ट्रांजैक्शन मैपिंग में हमें देखा कि इंपोर्टर को तो जनरली पता ही नहीं चलता कि शिपिंग कंपनी ने ओवरसीज सप्लायर से क्या फ्रेट चार्ज करा है, तो इसी नोटिफिकेशन के अंदर जो पैरा नंबर 4 है उसके अंदर ये बताया गया कि अगर इंपोर्टर को फ्रेट का अमाउंट नहीं पता तो हम ये मान लेंगे कि जो CIF इनवॉइस की टोटल वैल्यू है उस सिर्फ वैल्यू पे मींस कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट का 10% फ्रेट है और उस 10% वैल्यू के ऊपर आपको IGST जमा कराना है। अब सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है कि IGST जमा कौन कराएगा, सप्लायर कराएगा या रेसिपिएंट कराएगा। अब सप्लायर तो ऑलरेडी इंडिया के बाहर है जिसने गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं, इंपोर्टर इंडिया में है जिसने गुड्स इंपोर्ट करे हैं। तो फिर फर्दर गवर्नमेंट ने क्या करा, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ IGST एक्ट के प्रोविजंस को यूज़ करते हुए जो रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन है उसके अंदर एंट्री नंबर 10 में बताया गया कि अगर कोई पर्सन बाहर से गुड्स इंपोर्ट करता है और शिपिंग कंपनी भी बाहर है, सप्लायर भी बाहर है, शिपिंग कंपनी ने ओवरसीज सप्लायर को सर्विस दी है, बट ये माना जाएगा बाय डीमिंग फिक्शन, ये माना जाएगा कि जो इंडिया के अंदर इंपोर्टर है वो रिसिपिएंट है और उसे IGST जमा कराना पड़ेगा। हालांकि एक्चुअल में वो रिसिपिएंट है ही नहीं, बिकॉज रिसिपिएंट तो वो ओवरसीज कंपनी है जिसने शिपिंग कंपनी से सर्विसेज रिसीव करी इस CIF ट्रांजैक्शन के अंदर। तो जब बात कोर्ट तक पहुंची तो हाई कोर्ट के अंदर काफ़ी सारी बहसबाजी हुई, काफ़ी सारी दलील पेश की गई, रिट एप्लीकेंट ने अपने पॉइंट्स रखे और डिपार्टमेंट की तरफ से जो डिपार्टमेंट के एडवोकेट थे उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे। तो फाइनली हुआ क्या, जब फाइनल कोर्ट ने कंक्लूसिव एविडेंसेस देखकर जब एक चीज़ को देखा तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छी जजमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंपोर्टर तो वो पर्सन है जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, वो तो शिपिंग सर्विसेज को रिसीव ही नहीं कर रहा, वो रिसिपिएंट नहीं माना जा सकता। कोई भी लॉ बाय डीमिंग फिक्शन किसी पर्सन को रिसिपिएंट नहीं बना सकती जब रिसिपिएंट की डेफिनेशन ऑलरेडी एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली है और हमें बाय डेफिनेशन ही जाना पड़ेगा, हम ऐसे ही किसी और पर्सन को रिसिपिएंट नहीं मान सकते। तो उस जजमेंट का जो पैरा नंबर 145 है उसके अंदर ये बात बताई गई। हालांकि ये जजमेंट बहुत ही लंबी है, ऑलमोस्ट 137 पेजेस पे ये जजमेंट है, बट उसके एक या दो पैराज जो मुझे बहुत अच्छे लगे जिसके बेसिस पे डिसीजन हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पैरा नंबर 145 ऑफ दिस जजमेंट, यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला कि जो रिट एप्लीकेंट है मींस मोहित मिनरल एंड अदर्स जो उनके साथ को एप्लीकेंट से, उन्होंने ना तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो वेसल के थ्रू गुड्स आ रहे हैं इंडिया में, ना तो वो सर्विसेज अवेल करी हैं बिकॉज उन्होंने तो वो अपॉइंट ही नहीं करा कंपनी, और ना ही उन्होंने उसको कंसिडरेशन की पेमेंट करी है, क्योंकि कंसिडरेशन की पेमेंट उस ओवरसीज सप्लायर ने करी है जो ऑलरेडी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, उसी ने सर्विसेज रिसीव करी है, शिपिंग कंपनी ने उसी के ऊपर इनवॉइस रेज करा है। आप बीच में खाम खा इंपोर्टर को घसीट रहे हो। तो इंपोर्टर जो है वो ना तो रिसिपिएंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड सर्विसेज है और ना ही उसने कंसिडरेशन की पेमेंट करी है। तो इसीलिए सेक्शन 2 क्लॉज 93 ऑफ CGST एक्ट के तहत वो रिसिपिएंट नहीं माना जा सकता।
फिर हाई कोर्ट ने सेक्शन 2 क्लॉज 93 के अंदर जो रिसिपिएंट को डिफाइन कर रखा है उसके ऊपर जोर डाला। रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज वो माना जाता है अगर उसने कंसिडरेशन की पेमेंट इन्वॉल्व है। उसमें अगर कंसिडरेशन की पेमेंट इन्वॉल्व है तो जो पर्सन कंसिडरेशन की पेमेंट करता है वो रिसिपिएंट माना जाता है। या फिर अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है इन केस ऑफ सर्विसेज तो वो पर्सन जिसको सर्विस दी गई है वो पर्सन रिसिपिएंट माना जाता है। और इन दोनों ही केसेस में जो ओवरसीज सप्लायर है सिर्फ ट्रांजैक्शन के केस में वही कंसिडरेशन की पेमेंट करता है, उसी के नाम पे इनवाइस कटता है और वही रिसिपिएंट ऑफ सर्विस माना जाता है। यहाँ पर इंपोर्टर को रिसिपिएंट ऑफ सर्विस नहीं मान सकते एज पर द लॉ। इसी तरीके से हाई कोर्ट ने इस बात को भी रेफर करा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो आर्टिकल 265 है उसमें बोला गया है कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और अथॉरिटी ऑफ लॉ कहाँ से जनरेट होती है? अथॉरिटी ऑफ लॉ एक्ट से जनरेट होती है। एक्ट के अंदर बताया जाता है कि अगर कोई प्रोसीजर है तो हम उसको प्रेस्क्राइब करेंगे बाय वे ऑफ रूल्स। तो एक्ट के अंदर आईजीएसटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी अगर हम देखें तो चार्जिंग सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 जिसने रेट के बारे में बताया, एंड अनदर उसका सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 जो रिसिपिएंट के बारे में बताता है। और रिसिपिएंट को डिफाइन किया गया है सीजीएसटी एक्ट के अंदर। तो इन सब बातों को जब हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो ये बात समझ में आती है कि इंपोर्टर रिसिपिएंट नहीं है। अब क्योंकि रिसिपिएंट नहीं है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, भले ही रूल्स में लिख दिया हो, क्योंकि रूल्स एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। एक्ट में ऐसा नहीं है, एक्ट में सिर्फ रिसिपिएंट की बात हुई है और रूल्स में जाके उन्होंने इंपोर्टर को डीमिंग फिक्शन के तहत रिसिपिएंट मान लिया है, हालांकि एक्चुअल में वो रिसिपिएंट नहीं है। ना तो उसने सर्विसेज रिसीव करी हैं कंसिडरेशन पे करके, और अगर कंसिडरेशन ना भी पे करी हो तो उसने डायरेक्टली उससे शिपिंग कंपनी से कोई भी सर्विस रिसीव नहीं करी। तो फाइनल जजमेंट पैरा नंबर 255, उस जजमेंट का जो लास्ट पैरा है उसमें कंक्लूसिवली जो वो दो नोटिफिकेशन की बात करी, नोटिफिकेशन 8/2017 जिसमें रेट बताया गया था, एंड नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 आईजीएसटी एक्ट के अंदर जो इंटीग्रेटेड टैक्स रेट के अंदर नोटिफिकेशन इशू की गई थी, वो दोनों के दोनों के अंदर ये जो एंट्रीज़ हैं जिसके अंदर ये इंपोर्टर को चार्ज के तहत रिवर्स चार्ज के अंदर एप्लीकेबल कर दिया कि भाई ये रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स जमा कराएगा, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। तो ये सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। और फाइनल जजमेंट जो एक लैंडमार्क जजमेंट मानी जाएगी गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, तो ये मैंने आपके साथ शेयर करी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।